ठीक है। जब भी एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर हो जाएगा। तुमको पता है, देखो तुम न्यूक्लियस के जितने करीब जाओगे तुम्हारी एनर्जी उतनी ज़्यादा घटती चली जाएगी। ठीक है, तुम न्यूक्लियस के जितने करीब जाओगे तुम्हारी एनर्जी उतनी ज़्यादा घटती चली जाएगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो भी आगे आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना ज़्यादा जरूरी है ना। उसको अगर आप समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बारे में आपको बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ब्लैक वाला जो इंक होता है ना वो लग जाता है। चलो हेडिंग लगा लो, आयोनाइजेशन एनर्जी और, हेडिंग लगाओ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हो गया। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, पहले तुमको ऊपर ऊपर एक बात बताते हैं। आयन समझते हो? आयन, आयन दो होते हैं, कैटायन आयन। आयन कैसे बनता है? या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन के जाने की बात कर रहे हैं अभी। एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो आयन बन जाएगा। एक मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेकर के बाहर जाता है। इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा ना जब उसके ऊपर एनर्जी आप ज़्यादा देंगे। बाहर का मतलब हम इनफाइनाइट भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आप समझ जाइएगा। इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज रहे हैं? इनफाइनाइट पर भेज रहे हैं। और मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता ही है। देखो असल में होता क्या है ना कि मेटल जो होता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट आपको पता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि मेटल्स के सारे इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल वाले ऑर्बिट में हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके भी ऊपर वाले ऑर्बिट में नहीं गया है। ये होता है ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी लेके ऊपर वाले ऑर्बिट में बैठा होता है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मेटल का एटम है, जैसे मान लो सोडियम है ना, वो अपने ग्राउंड स्टेट में है। अगर वो अपने ग्राउंड स्टेट में है तो वो स्टेबल है, लेकिन वो और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाए। अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसके बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और जो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो नियॉन की तरह नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 2,8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो सोडियम प्लस बन जाएगा। सोडियम प्लस स्टेबल रहेगा। थोड़ा सा ये समझने की बात है, थोड़ा सा ये समझने की बात है कि देखो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? सोडियम प्लस बन जाएगा कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा अपने से। और ये क्या बन गया? ये बन गया आयन। बात समझ रही क्या? अब थोड़ा सा इस आयन को समझो। ये आयन जो था, ये जो आयन है, ये आयन कब बना? इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। मान लो हम इसको EG लिखते हैं। G का मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। और इसको EI लिखते हैं। I का मतलब जब ये आयन बन गया, I फॉर आयन, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड करने का मतलब क्या होता है? आयन बना देना। बात समझ आ रही क्या? ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी? आयन वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी या सोडियम एटम की एनर्जी ज़्यादा होगी? सोडियम एटम की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम एटम खुद से आयन बन रहा है। इसका मतलब है कि वो स्टेबल होना चाहता है, और जब भी कोई चीज़ स्टेबल हो रही होती है वो एनर्जी रिलीज कर रही होती है। आप समझे मेरी बात को क्या? मेटल जो होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से अलग करके रखते हैं। रखेगा बगल में ही, लेकिन अपने अंदर नहीं रखेगा। आप जो भी पढ़ेंगे आगे ना तो आपको समझ में आएगा। जो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है कि जैसे मान लो लोहे की रॉड है, ठीक है। इस बात को समझो। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा रहता है ये समझ लो। मान लो इतना बड़ा सोडियम का पत्थर तुम उठाए, ठीक है। तो इसमें यहाँ सोडियम का एटम होगा Na, यहाँ भी एटम होगा सोडियम का Na। मान लो बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं, Na, यहाँ भी Na। ये सब, ये पूरा जो पत्थर है पूरा इसके अंदर सोडियम ही भरा हुआ है। Na, यहाँ भी एक Na, एक Na यहाँ है, ठीक है। ये सारे Na क्या करते हैं ना कि स्टेबल होने के लिए ये सारे के सारे एटम जो होते हैं, इनको लग रहा होता है कि यार मेरे अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन है पूरा का पूरा। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं।
11 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कितने हो गए? 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए ना, ठीक है। तो सोडियम बोलता है कि यार मेरे अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम स्टेबल हो जाएंगे ना, कन्फिग्रेशन स्टेबल देगी। तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, ये भी बाहर निकालेगा, 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 ये भी बाहर निकालेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? ये बात नहीं करेगा। असल में होता क्या है, एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती है। सोडियम एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन, एटमॉस्फेयर में एनर्जी इतनी काफ़ी होती है, सोडियम एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया वो एनर्जी लेके बाहर गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर गया तो सोडियम आयन जो बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चला गया। तो ये सारे के सारे सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन सबके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो यहीं खाली जगह पर पड़े रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे अंदर में। ये इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम एटम मेटल से बाहर नहीं जाने देगा अभी अपने आप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे कि उस पर रेडिएशन डालो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, ये अपने आप हो रहा है। हर मेटल में, दुनिया में जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना, आप जानते हैं कंडक्टर, ठीक है, तो जैसे लोहा, कॉपर, ये सब क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बगल में रखे होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं जाने देगा और अपने अंदर भी नहीं आने देगा। बस में आ रही क्या? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया फिर तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन असल में मेटल को छोड़ के चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। बस में आ रही है आपको? इतना क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को छोड़ के गया तो फिर मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो कि नहीं होता ना। आप किसी भी कॉपर के तार को दुकान से खरीदने जाते हो तो उसको टच करते हो, करंट नहीं मारता ना वो, मतलब वो चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल ही है। क्यों? एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है लेकिन छोड़ के बगल में रखता है कि बस तुम यहीं खड़े रहो, बस में आ रही है, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन यहीं खड़े रहो। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि ये बन गया प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, अट्रैक्शन तो होगा ही। इलेक्ट्रॉन अंदर जा नहीं सकता वापस से क्योंकि सोडियम चाहता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन को सोडियम दूर जाने देगा नहीं क्योंकि सोडियम खुद पॉजिटिव चार्ज है इस टाइम पे, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करता रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, हर एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन तुम लिखे हुए ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो ये कि ये मेटल को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। ये बाहर बनाया है लेकिन समझो ये बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही है ये अपने अपने मेटल को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, ये वहीं पड़े रहेंगे। इनको कौन रोक रहा है? इनको वो आयंस ही रोक रहे हैं बाहर जाने से। बात समझ आ रही क्या? इनको मेटल के आयंस रोक रहे बाहर जाने से। तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन का फोर्स बन गया ना, एक अट्रैक्शन का फोर्स बन गया एक मेटल के अंदर, एक मेटल के अंदर उस मेटेलिक आयन और उसके रिलीज किए इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स बन गया। इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, इसी को कहा जाता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। आपको बॉन्ड 4 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एक आप पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एक आप पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, एक पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आप पढ़े क्लास 12th में, और एक आप पढ़ते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। कुछ वीक बॉन्ड्स और भी होते हैं जो बेसिकली वो बॉन्ड नहीं होते हैं, फोर्सेज, वान डेर वाल फोर्सेज होते हैं। आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। बात में आ रही क्या? ये सीन अच्छा। तो हम क्या, ये इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक। अब मेरी बात समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया? ये आयन बन गया, मतलब आयोनाइज हो गया। ये आयोनाइज होना एक प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है। आयोनाइज होने का मतलब क्या है? कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट हो जाए। आयोनाइजेशन का मतलब होता है, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन कई जगह पे ZATION भी लिखा हो सकता है ना। आयोनाइजेशन ये क्या है? अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू आयन। एक एटम जब अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, बात समझ आएगा? या फिर आप एक और लिख सकते हैं ना, आयरन है सॉलिड, ठीक है, आयरन है सॉलिड। किसी रिएक्शन में अगर मान लो ये कन्वर्ट हो रहा है Fe, मान लो पानी के अंदर, एक्वस लेट से, और अभी इस पे ध्यान मत देना सॉलिड है एक्वस है कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो सब बात की बात है। अगर ये 2+ में जाएगा, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, बस मेरी क्या, तो ये एक एटम था जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया?
आयोनाइजेशन का। बस में क्या, इलेक्ट्रॉन ले करके भी आयन में कन्वर्ट होते हैं चीज़ें, है ना, एनायन बन जाता है ना, बस में क्या। लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कशन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अभी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, समझो। एक इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया बाहर, तो क्या ये सोडियम मेटल इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया तो क्या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है F बराबर के Q1 Q2 बाई R², कितने डिस्टेंस तक लगता है? ये इनफाइनाइट तक लगता है। तो पूरी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कब खत्म होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट पे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन भी एक फोर्स है, रिपल्शन भी एक फोर्स है, दोनों को इंटरेक्शन बोलो। इंटरेक्शन का मतलब किस प्रकार से ये दोनों आपस में रिलेशन बना रहे हैं। तो दो चार्जेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन लगता है, वो इंटरेक्शन अगर आपको खत्म करना है तो आप दोनों चार्ज को कितने दूरी भेज दीजिए? इनफाइनाइट दूरी पे एक दूसरे से भेज दीजिए। एक ठो अगर यहाँ रखे हो, दूसरे को इनफाइनाइट भेज दो, दूसरा यहाँ इसको भेज दो, नहीं तो दोनों को भेज दो इनफाइनाइट पे। एक इधर इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, बात में आ रही है। तो एक हम क्या बोलते हैं, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने का ये मतलब नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकल जाए। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट पे, कि इस एटम का इस निकले वाले इलेक्ट्रॉन से कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस बात इतना क्लियर है ना? अगर इतना क्लियर है तो आप मेरे बात समझ जाएंगे। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हम एक एटम बना रहे हैं, मान लो हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। जो ऑर्बिट है उसको हम सीधी लाइन से बना रहे हैं। ये मान लो पहला ऑर्बिट है n बराबर 1, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर और इलेक्ट्रॉन होता दूसरा ऑर्बिट भी होता है कि नहीं होता? और होते तीसरा ऑर्बिट भी होता, और होते चौथा भी होता। ठीक है, स्टार्टिंग ऑर्बिट पास होते हैं, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे ऑर्बिट, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ होगा और चौथा वहाँ होगा, ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट बराबर डिस्टेंस में नहीं होते कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आप हर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बराबर नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला वाला 0.5 आता है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है बोर्स रेडियस, तो पहला वाला जो रेडियस है वो 0.5 है, तो दूसरा वाला 1 और तीसरा वाला 1.5 और चौथा वाला 2, ऐसा नहीं होगा। ये मतलब 0.5, फिर सेंटर से 1, फिर सेंटर से 1.5, फिर सेंटर 2, ऐसा नहीं होता है। बस मेरी क्या, आप जो रेडियस निकालें तो पता चलेगा पहला ऑर्बिट पास में होता है, दूसरा डबल से भी ज़्यादा होता है। बस मेरे क्या मतलब समझ रहे हो ना, गैप बढ़ते चला जाता है, ऐसा होता है। तो ये 1 2 3 ऐसे मान लिया। हम क्या बोल रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है ना। इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है? हम E1 लिख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी ऑर्बिट की है या इलेक्ट्रॉन की है? ये एनर्जी है ऑर्बिट की, और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है इसलिए इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो E1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, उसी प्रकार से E2 लिख सकते हैं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है। ठीक है, फट से थर्ड ऑर्बिट का निकाल के बताओ। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 वैल्यू याद रख लेना। ठीक है, कई बार ऑर्डर पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ सारा एंट्रेंस पड़ा हुआ है, COT पड़ा हुआ है, नीट पड़ा हुआ है, JEE पड़ा हुआ है, बाकी जो इधर उधर दोगे सब दोगे। देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव आ रही है। न्यूक्लियस मान लो यहाँ पर है, लेट से यहाँ न्यूक्लियस होगा, और ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर। हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के चला जाए। अब एक बात समझो, एटम को छोड़ने का मतलब होता है कि सेकंड ऑर्बिट में चले जाना। एटम को छोड़ने का मतलब इनफाइनाइट पे। क्यों ये इनफाइनाइट पे क्यों जाएगा? ये 10 किलोमीटर दूर क्यों नहीं जा सकता? वहां पे भी एक पॉसिबल ऑर्बिट बनाया जा सकता है। बस मेरी का, वहां पर भी भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन एक पॉसिबल ऑर्बिट बनाया जा सकता है। आप तीसरा ऑर्बिट, आप n बराबर 3 रखिए फॉर्मूले में। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, आप वहां पर 0.529 z² की वैल्यू रखें, है ना। आप जब वैल्यू रखेंगे तो वहां, अरे रेडियस का फॉर्मूला है ना,
रेडियस का फॉर्मूला होता है ना एन स्क्वायर बाई जेड ना, क्योंकि रेडियस एन के साथ बढ़ते चला जाएगा ना। आप जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे रेडियस बढ़ेगा ना, तो एन स्क्वायर बाई जेड होगा, वो जेड स्क्वायर बाई एन नहीं होगा, एन स्क्वायर बाई जेड होगा ना। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये बनेगा। वहां पे तुम समझो मेरे इस बात को, अगर ऑर्बिट की संख्या बढ़ा रहे हो तो ऑर्बिट दूर हो रहा है ना, तो रेडियस की वैल्यू तो ज़्यादा बढ़नी चाहिए एन की वैल्यू बढ़ाने पे, तो एन ऊपर होना चाहिए। बात समझ आ रही क्या? तो आप जैसे जैसे रेडियस की संख्या मतलब एन की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो एन बराबर तुम 20,000 रख दो, मतलब 20,000 में ऑर्बिट, तो भी कोई ना कोई रेडियस की वैल्यू आएगी। आप एन बराबर 3,590 रख दीजिए, है ना, बात समझ आ रही क्या? आप कुछ भी रख दीजिए एन बराबर, वैल्यू तो आ ही जाएगी। रेडियस, बात समझ क्या, रेडियस एन के किसी भी वैल्यू पे डिफाइन हो जाएगा, बस तब डिफाइन नहीं होगा जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे आप। बात समझ क्या? तो मतलब इनफाइनाइट में ऑर्बिट, तो उसके लिए एनर्जी सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे जाएगा तभी हम मानेंगे कि ये एटम से अलग हो चुका है। तो सवाल ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे चला जाए। बस में आएगा, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेके इनफाइनाइट पे गया, तो फिर इस बचे हुए चीज से इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो बचा हुआ चीज आयन बन जाएगा। समझ में क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बगल में लिख दिया जाता है ना, तो ऐसा समझ मतलब अंडरस्टूड होता है ऑटोमेटिक, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया होगा, इनफाइनाइट पे। ऐसा कह देते हैं हम लोग कि ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे पहुँच होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन देखो जब इनफाइनाइट पर पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट पहुँचेगा तो इससे कोई लेना देना क्यों नहीं रहेगा, ये बात समझिए आप। आपको हम ये बात उस दिन भी समझाए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर गया तो इनफाइनाइट पे जाने के बाद देखो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बंधा होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। बात समझ रही है? एक पोटेंशियल, दूसरा काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? सेंट्रीफ्यूगल कूलाम्बिक फोर्स बोल ना, कूलाम्बिक फोर्स की वजह से होती है। कूलाम्बिक फोर्स अगर जीरो हो गया, अगर कूलाम्बिक फोर्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स जीरो कब होगा? जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे। फॉर्मूला याद है आपको, के क्यू एन बाई आर स्क्वायर। आर इनफाइनाइट तो 1/∞ जीरो हो गया। बात समझ रही है? तो पहली बात तो ये कूलाम्बिक फोर्स जीरो कहाँ पर होगा? इनफाइनाइट पे। अगर कूलाम्बिक फोर्स ही जीरो हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा। अब ऐसा मानेंगे वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा। बात समझ रही है? अरे क्योंकि वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना और सेंट्रीपिटल फोर्स उसी वजह से घूम रही है। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं तो न्यूक्लियस जाके इनफाइनाइट पे रुक जाएगा, वेलोसिटी खत्म, काइनेटिक एनर्जी खत्म। अरे समझ रहे हो क्या मेरे बात को? इनफाइनाइट पे एट इनफाइनाइट, समझो यार समझो, बहुत सरल सी चीज़ है लेकिन समझना जरूरी है। एट इनफाइनाइट क्या होगा? एट आर बराबर इनफाइनाइट ना, ये एट लिखा हुआ है, एट आर बराबर इनफाइनाइट। जब आप इनफाइनाइट पे चले गए तो जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना हो गया? जीरो हो गया। कैसे जीरो हुआ? कि इसको लिख दे जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो पता ना जेड ई इंटू ई, न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ पे आर क्या है? इनफाइनाइट, तो फोर्स कितना हो गया? जीरो। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं रहा, मतलब नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है ना। यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, ये चीज़ डिफाइन ही नहीं होगा, फोर्स डिफाइन नहीं हो पाएगा इनफाइनाइट दूरी पे, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। और दूसरा क्या होता है? एट आर बराबर इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है के क्यू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई मतलब के इंटू जेड स्क्वायर बाई आर। आपको ये लिखा गया, लिखे हो ना? नहीं लिखे हो? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया गया आपको ना, यहाँ पे उसने लिखवाया था, ठीक है। तो आर तो इनफाइनाइट रीच कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? जीरो। समझो मेरी बात, समझो। अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल, अगर काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल जीरो, तो टोटल भी जीरो। आप इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना चाह रहे हैं? इनफाइनाइट पे। क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? ताकि इस एटम से इलेक्ट्रॉन को कोई लेना देना ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो आयन बचे उसका कोई लेना देना ना हो। बात समझ आ रही है?
तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ेगा, इन्फिनाइट पे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। अब इस बात को समझो, हम तुमको कुछ और समझाएंगे, इसी के ऊपर लपेटेंगे। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे जाएगा। अब हम ये समझेंगे कि कब जाएगा और कैसे जाएगा। तो हमको पता चला कि यार अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे तो टोटल एनर्जी जीरो हो जा रही है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी सिर्फ इनफाइनाइट पर ही जीरो होगी और कहीं जीरो नहीं होगी। बात समझ आ रही क्या? इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी है ना। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो कर दें, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो कर दें, थोड़ा सुनो, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी जीरो है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो कितनी एनर्जी ले घूम रहा होगा, जीरो। बात है, मतलब वो इनफाइनाइट पे चला गया तो एक एज्यूम करो कि इनफाइनाइट पर एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी कितनी है, जीरो, तो इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रॉन के पास अभी कितनी एनर्जी है, -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट में, और अगर सेकंड में होता तो इतनी एनर्जी है, थर्ड में तो इतनी एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट से कहाँ भेजना है, इनफिनिटी भेजना ना। तो इसकी एनर्जी जीरो कब होगी, जब एनर्जी निकालोगे, एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी है। आप अगर सिस्टम से एनर्जी निकालते हैं तो सिस्टम की एनर्जी और नेगेटिव हो जाती है। बात समझ आ रही क्या? अगर तुम इसको 1 जूल एनर्जी दिए तो वो इसके लिए पॉजिटिव होगा, प्रॉफिट हो रहा ना। अगर तुम इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी -12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको समझ आ रही है बात? अगर आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी -7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो एनर्जी हो जाएगी -3.6, लगभग इसके थोड़ा सा, इसके थोड़ा सा आसपास। आपको इसको इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात में आ रही क्या? दोनों कट के जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लगा जीरो एनर्जी, कहाँ भागेगा, इनफाइनाइट पे। बात में आ रही क्या? इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, आप पहले उस ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है आप उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लीजिए। और अगर आपसे पूछ रहा है कि उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो बस वही एनर्जी पॉजिटिव में, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी आप सिस्टम को देंगे, उतना ही देंगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो करने के लिए कितना दोगी, 3.4 देंगे, लेकिन पॉजिटिव में देंगे ताकि जीरो हो जाए। और जैसे इसको दिखा कि यार 3.4 एनर्जी का फोटोन आ रहा है, वो तुरंत पकड़ लेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट पे। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि इसके पास इतने एनर्जी की कमी है। आप समझिए मेरे बात को, इसके पास इतने एनर्जी की कमी है। और थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन को +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे। जूल नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया? तो अब सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दी जाती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट छोड़ के कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट पे, और बची हुई चीज़ क्या बन जाएगी, आयन बन जाएगी। बात समझ रही है? ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। तो फर्स्ट, तो हाइड्रोजन एटम के लिए कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्बिट की IE, इसको कई बार लोग E1 भी लिखते हैं, इसको कई बार लोग IE1 भी लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको IE2 और इसको IE3। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बात समझ रही है? इसको कई बार लोग उल्टा भी लिखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम के पहला, सोडियम में अगर इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटम को हम लोग एटम को ऊपर से देखते हैं ना, पहले सोडियम एटम दिख रहा है, सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। कितने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, 3, K, L और M, 3 में घूम रहे हैं, 2, 8 और 1 है ना। तीसरे वाले में 1 के वाला घूम रहा है। अगर तुम एटम को एनर्जी दोगे तो अब एक बात बताओ, हम यहाँ पर ना, अच्छा पहले इसको लिखवाते हैं, फिर सोडियम एटम में तुमको हम कुछ समझाते हैं। पहले हम लिखवाते हैं, सीधा से क्यों बनाए थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जंप दिखाना होता है ना हमको। हम अभी ट्रेनाडा बनाएंगे, नोट मतलब अभी हम लोग सीरीज पढ़ेंगे ना लाइमन बाम्बर पास से, तो वहाँ पे हम आपको ट्रेनाडा बना के पूरा बनाएंगे, सुंदर सा एक फिगर बनाएंगे, आपको लगेगा वाह।
अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होता है। हाँ सही बात है बेटा, इनफाइनाइट ही डिफाइन नहीं है ना, हम लोग जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस ही डिफाइन नहीं है, तो उस डिस्टेंस पर कुछ और डिफाइन हो, ये कैसे हो सकता है? और मैंने कहा इनफाइनाइट पे जाने के बाद हम बोल रहे हैं कि सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी आइसोलेट नहीं है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही बात है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक डिफाइंड सिस्टम के लिए है ना। एक सिस्टम में एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट पे चलेगी सिस्टम बना ही नहीं ना। इनफाइनाइट पे जाने के बाद फिजिक्स के लॉ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। देखो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि इनफाइनाइट एक गलत चीज़ है, गलत, अगर इनफाइनाइट को हम गलत समझेंगे तो वो गलत है। 1/r है, अगर r बराबर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये गलत बात है, 0 नहीं होती है। तुमको पता है कि इनफाइनाइट कितना बड़ा है? नहीं पता ना, बात समझ आ रही है? आपको नहीं पता वो इनफाइनाइट कितना बड़ा है। इनफाइनाइट जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी होगी। हम मान लेते हैं कि लगभग 0 के बराबर है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ना, ये लगभग 0 के बराबर होता है। हमको नहीं पता ना कितना बड़ा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा नंबर जो काउंट नहीं कर सकते, ठीक, तो हम बोले मेरे पास इनफाइनाइट स्क्वायर नंबर है, और तुम बोले मेरे पास इनफाइनाइट है, किसका नंबर बड़ा है? नहीं, मेरा बड़ा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इनफाइनाइट का मतलब भी है इतना ज़्यादा जिसको गिन नहीं सकते, और मेरे इनफाइनाइट के स्क्वायर का भी तो मतलब है कि गिन नहीं सकते इंटू गिन नहीं सकते, बराबर गिन नहीं सकते ना। तुम्हारा नंबर गिन सकते हैं अनकाउंटेबल, ना मेरा गिन सकते हैं। वही बात हम भी कह रहे हैं, बता नहीं सकते ना दोनों, ना तुम्हारा ना मेरा, बता नहीं सकते कि क्यों कौन सा ज़्यादा है। तो जिस नंबर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस नंबर उतने दूरी पर जाकर के आप एक ऐसा फॉर्मूला किस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं जिस फॉर्मूले में r की वैल्यू आती है? बस मेरे क्या, हम इमेजिन कर लेते हैं कि बहुत 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 दूर कहीं कोई ऐसा सिस्टम रहा होगा जहां पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी। समझ मेरे क्या, इनफाइनाइट दूरी पे जाने के बाद चीज़ें अलग प्रकार से काम करने लगती है ना। आप इनफाइनाइट दूरी पे चले जाएंगे, आपको किसी लेना देना नहीं रहेगा, वहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट पहुँच जाएगा, वहाँ पे फिर एंट्रोपी 0 हो जाएगी, एंट्रोपी 0 होगी फिर सिस्टम डिफाइन नहीं होगा, बहुत मैटर हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री घुस जाएगा, केमिस्ट्री बोलेगा मैं आ रहा हूँ युद्ध में, दिक्कत हो जाएगी ना। इनफाइनाइट पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, इसीलिए बस हम लोग कहते हैं कि ठीक है इनफाइनाइट पे चला गया, इनफाइनाइट पे जाने के बाद फोर्स का इंट्रैक्शन खत्म हो गया, फोर्स की वजह से काइनेटिक खत्म, और डिस्टेंस कैसे पोटेंशियल खत्म हो जाता है सब। ठीक है, चलिए एनर्जी खत्म मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं, इंटरनल एनर्जी भी एक चीज़ होती है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। इंटरनल एनर्जी होगी, एनर्जी कई प्रकार की होती है ना, एनर्जी कई प्रकार की है ना, ठीक है जी। तो आप इस बात थोड़ा ध्यान रखेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप जाएंगे तो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एक और फॉर्मूला आएगा, और वैसे भी अगर मान लो तुम ये देखना चाहते हो ना कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अरे उल्टा बोल दिया, काइनेटिक पॉजिटिव होता है और पोटेंशियल, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा और काइनेटिक घटेगा। मतलब काइनेटिक वाला, जैसे मान लो काइनेटिक का डिब्बा है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ऊपर भरी हुई पॉजिटिव, और पोटेंशियल का डिब्बा खाली है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, काइनेटिक वाले ट्रांसफर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा फोर्स की वैल्यू घटेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, तो ये काइनेटिक वाला किस में घुसेगा, पोटेंशियल वाले डिब्बे में घुसेगा। तो ये लेवल 0 का है, पोटेंशियल यहाँ पर है और काइनेटिक यहाँ पर है, तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा, दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे ना, ठीक है। तो आप कंजर्वेशन अगर समझना चाहते हो तो इस बात का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर ना। चलो लिखो, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, जो लिख रहे हो उसको समझते रहना, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन required by an electron to leave the ground state, to leave the ground state। हो गया, बस ये छोटी सी बात है, आपको हम थोड़ा समझा देते हैं,
समझा नहीं देते हैं, एक फिगर बना दे रहे हैं, वो नोट कर लो, इस फिगर को मत नोट करो। मान लो कि मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट ऑर्बिट था n बराबर 1 और बहुत 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 दूर ना, बहुत दूर ये n बराबर इन्फाइनाइट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अगर आप E1 बोल रहे हैं ना, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी आपको पता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ जाना है, इसको जंप करके इनफाइनाइट पे जाना है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट पे जाएगा तो मान लो एनर्जी में चेंज कितना आया, डेल ई। एनर्जी लेगा तभी जाएगा ऊपर। अच्छा, डेल ई कैसे निकालते हैं आप, फाइनल माइनस इनिशियल। आप ये बात पढ़े भी हुए ना कि इलेक्ट्रॉन, आप ये बात पढ़े हैं, लिखे हुए हैं ना, आप ये बात बोहर पॉस्टुलेट पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑर्बिट में जाता है तो जो एनर्जी का चेंज होता है वो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होता है। ये बात लिखे हुए हैं। और ये कॉमन सेंस भी है कि डेल ई कितना एनर्जी का चेंज आया। बात में कि पहले 2 रुपये था आपके पास, अभी 20 रुपये है, तो कितने का चेंज आया, 18 रुपये का, 20 माइनस 2 कर दिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए। तो फाइनल एनर्जी कितनी थी इनफाइनाइट वाले पर, और माइनस E1 इनफाइनाइट में कितना है, माइनस E1 में कितना है, -13.6, कितना हो गया, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पॉजिटिव साइन का सिर्फ इतना मतलब है कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। हाँ, इतना ही दे दोगे तो ही तो एनर्जी जीरो होगी ना, एनर्जी जीरो करना है ना, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव तो जुड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या, इस फिगर को आप बना लीजिए, इस फिगर को आप बना लीजिए। इस आयोनाइजेशन एनर्जी का 2 सिंबल होता है ना, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं IE, और इसको IP भी कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इस चित्र को बना लो। अभी तक बोर के हिसाब से ऑर्बिट की, मतलब एनर्जी बढ़ी है। अगर उससे कम 13.6 से कम और ये 13.5 से ज़्यादा, 13.6 से कम कैसे होगा बाबू, वो तो न्यूक्लियस के पास और जाना हो गया ना। नहीं मतलब 13.6 नेगेटिव से ज़्यादा और उससे कम तो कहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट क्वांटाइज्ड होता है ना। इस बात को तुम समझे नहीं ना, वही बात हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट की एनर्जी में ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा ही नहीं ना, भूल गए। वो उन्हीं क्वांटम पैकेट्स को पकड़ेगा जिन पैकेट्स में उतनी एनर्जी होगी जो उसको सीधे ऊपर वाले पहुंचाए, मतलब सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे है। इलेक्ट्रॉन कभी भी इंटरमीडिएट स्टेट में नहीं रहता है, मतलब इन बिटवीन द लेवल, 2 लेवल के बीच की एनर्जी लेकर रहता ही नहीं है। तो सर 3 ऑर्बिट हुआ इनके हिसाब से, क्यों 3 ऑर्बिट हुआ? -13.6, -3.4, -151, तो n बराबर 4 रख के रेडियस निकाल लो, एनर्जी निकाल लो। नहीं जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जाएगा, करके देखो। टोटल एनर्जी जब भैया निगेटिव है -13.6 Z²/n², यही फॉर्मूला है ना, -13.6 Z/n² है, तो Z की वैल्यू रखोगे पॉजिटिव रखोगे, n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आगे एक निगेटिव लगा ही ना हुआ पहले से, वो हमेशा एनर्जी को निगेटिव ही करेगा। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की, जब तक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी मैक्सिमम 0 हो सकती है, 0 से ऊपर नहीं जाएगा। और वो भी 0 कब, जब इनफाइनाइट पे है ना, बात समझ रहे हैं क्या? असल में ना ये ऑर्बिट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को बेवकूफ़ बनाता है, लालच देता है। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे चुपचाप पड़ा रहता है शांति से, एकदम शांति, न हिल रहा है न डुल रहा है, उसको देखने में मतलब नहीं है। देखिए जब आप मोह माया से दूर हो जाते हैं, जब आप बाबा बन जाते हैं ना, तो आपको मोह माया काम क्रोध ये सबसे मतलब नहीं रह जाता, तो फिर आप शून्य हो जाते हैं। शून्य मतलब चिल, ठीक है, 0 है ना। लेकिन आपको मोह माया क्या करता है, बुलाती है ना, बात में रहेगा।
तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट पे देखता है, बात मेरी क्या, और तीर मारता है, बोलता है कम हियर। अब इलेक्ट्रॉन फड़फड़ाने लगता है, वो जीरो में था, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर लालच आने लगता है और वो बोलता है आओ। न्यूक्लियस बोलता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पास आता है, जीरो से एनर्जी घट गई, इलेक्ट्रॉन के अंदर निगेटिविटी आ गई। आप समझिए, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, लालच, लालच बुरी बात है ना, नेगेटिव बात है, गलत चीज़ है। अब इसको, ये पूरा पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री रियल लाइफ पर बेस्ड होता है ना, पूरा का पूरा, इट इज ऑल रियल लाइफ। न्यूक्लियस बोलता है और पास आओ, और पास जाता है, समझ रहे क्या? जैसे जैसे आप पास जाएंगे वैसे वैसे आपका लालच बढ़ेगा, मतलब आपके अंदर ज़्यादा निगेटिविटी आएगी। देख लो, यहाँ पर निगेटिविटी जीरो थी, जैसे जैसे पास में आए अभी निगेटिविटी -1.5 1/3 में, फिर और पास आए -3.4, और पास आए -13.6। समझ में क्या? अब बुरी चीज़ों की आदत होती है, तुमको बुला के फंसा देगा, ना आ पाओगे ना जा पाओगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है और ना ही इनफाइनाइट पे। अब इसको इनफाइनाइट पे जाने के लिए एक गुरु बाबा की जरूरत होती है, जिसको ज्ञान दे, अच्छा मतलब पॉजिटिव एनर्जी दे। समझ रहे? ये पॉजिटिव एनर्जी लेगा और कहाँ पहुंचेगा? इनफाइनाइट पे। अगर तुम खाली 2 दिन क्लास करके चले गए तो तुम पहले ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाकर के फंस जाओगे। बात समझ रही है? अब ना ही तो तुम इसके पास रह पाए, ना ही अपने जगह जा पाए। समझ रहे? इसीलिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करिए और उसको पूरा खत्म करिए, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे इंटरमीडिएट स्टेट में। और आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। इसलिए या तो परीक्षा में सबसे नीचे आओ, इतना कम नंबर लेकर के आओ कि रिकॉर्ड टूट जाए जब से धरती बनी है। इतना कम नंबर बच्चा कोई लाया नहीं था, बोर्ड के नंबर पे तुमको नेगेटिव मार्क मिल जाए। बात समझ आ रहा है? या फिर 100 में 100 मैक्सिमम पॉसिबल। बात समझ आ रही है? मैक्सिमम पॉसिबल बोल रहे हैं हम, ठीक है। 100 में 100 एक आइडियल केस है, कभी हो नहीं सकता ना। ये भी तो आइडियल केस ही है, कभी पॉसिबल है क्या? ये नहीं है ना। इनफाइनाइट पे जाना पॉसिबल है? इनफाइनाइट क्यों डिफाइन नहीं है, पता ही नहीं इनफाइनाइट का मतलब कितना। जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, फिर जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, जब लगे कि हाँ इनफाइनाइट पहुंच गए हैं फिर भी जाते रहो। क्योंकि जब तक आपको लग रहा है कि हाँ अब पहुंच गए हैं, तो असल में वो इनफाइनाइट है ही नहीं। जैसे ही चीजें डिफाइन हो जाती हैं, वो इनफाइनाइट नहीं, वो डिफाइन हो जाती हैं, वो फाइनाइट हो जाती हैं। इनफाइनाइट का मतलब कि आप चलते ही रहे, फाइनाइट हो इन डिस्टेंस। बात समझिए? चलिए अब लिखिए, अगला हेडिंग लिखिए सेपरेशन एनर्जी। अगला हेडिंग लिखिए सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन एनर्जी। ये सिर्फ छोटा सा थ्योरी है, आपको समझना है। अगर तुम ये समझ गया ना, ये समझ गया, तुम वो भी समझ जाओगे। इस पर सवाल अगर आएगा तो आपको कैलकुलेट करना भी सीखना है ना, फॉर्मूले भी आएंगे बहुत सारे। अभी रेडबर्ग कांस्टेंट आना बाकी है। रेडबर्ग कांस्टेंट वही कांस्टेंट है जिससे बच्चे कंफ्यूज होकर उसको गैस कांस्टेंट समझ लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको 2 कांस्टेंट मिलेंगे आर के नाम से, जो फेमस हैं, जिनमें से एक है रेडबर्ग कांस्टेंट जो इस चैप्टर में आएगा, और एक है लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। PV=nRT जानते हो ना, उसमें जो R होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं होता है, वो गैस कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो आइडियल गैस इक्वेशन होता है। देखो सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट। सेपरेशन एनर्जी के केस में अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने ग्राउंड स्टेट से किसी और एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, अगर मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन n बराबर, अगर मान लो सेकेंड ऑर्बिट में है, मतलब ये कहाँ से कहाँ आ चुका है? ये 1 से ऑलरेडी सेकंड में आ चुका है, और अब अगर ये इस सेकंड से इनफाइनाइट पे जाता है, उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। बात समझ आ रही क्या? अगर इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड ऑर्बिट का था, ये है ओरिजिनल और ये है एक्साइटेड। ओरिजिनल 1 में था तो मान लो 2 में गया, और 2 से इनफाइनाइट पर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे? ES लिख देना, मान लो सेपरेशन एनर्जी। और मान लो ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन 2 में था और 2 से किस में आया? थर्ड में। अब थर्ड से इनफाइनाइट पे जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे? ये सिर्फ एक थ्योरी है। बात समझ आ रही है?
तुमको पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि जिस इलेक्ट्रॉन को तुम भेज रहे हो उसका ओरिजिनल ऑर्बिट कौन सा है। अगर 1 का है और 1 से इन्फाइनाइट पे गया है फिर तो आयोनाइजेशन एनर्जी ना, ठीक है। मतलब अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से इन्फाइनाइट पे अगर गया, ग्राउंड स्टेट से इन्फाइनाइट पे गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और अगर एक्साइटेड वाले से गया है तो सेपरेशन एनर्जी। बात समझ आ रही क्या? लिखिए इस बात को, लिखिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप, एस्केप समझता है? ESCAPE, ESC, एस्केप मतलब भाग जाना, ESCAPE, एस्केप। required to escape an electron, to escape an electron from excited state, from excited state। हो गया? ऐसे ही लिख लो ना, ऐसे ही लिख लो। ओरिजिनल 1 में था, मान लो एक्साइटेड 2 में गया, फिर इन्फाइनाइट चला गया ना, बस ऐसे। हाँ तो हम ऑर्बिट में शिफ्ट थोड़े करा रहे हैं, हम ऑर्बिट में नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, हम सीधे निकाल दे रहे हैं बाहर, खत्म, दफा। हाँ मतलब कि तुम बाहर घूमने गई, घर पे नहीं बता, और हम तुमसे बोले दोबारा घर पे बताओ, उधर निकल लो उधर से, ऐसा। अगर घर पे रहना है तब तो पहले घर पे आओ फिर कहीं जाओ। यहाँ तो रिश्ता टूट रहा है ना, एस्केप वर्ड लगा हुआ है, भगौड़ा भाग जा रहा है। आपको पता है आप भी इनफाइनाइट पे जा सकते हैं धरती के रिस्पेक्ट में। धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी भी चीज़ को, कितना भी भारी हल्का हो, अगर तुम उसको इतना तेज फेंक दिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी फेंक दिए अगर, तो वो धरती पे वापस कभी नहीं आएगी। आप अगर किसी भी चीज़ को धरती पे से उतना तेज फेंक दिए तो वो चीज़ धरती पे से, अभी ग्रेविटेशन में पड़ेंगे, तो वो चीज़ धरती पर वापस कभी नहीं आएगी। इसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी प्रूविंग आप करेंगे ग्रेविटेशन में। हर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। प्लैनेट धरती का ही है, प्लैनेट का जितना ज़्यादा मास इसकी वेलोसिटी, इतना तुम फेंक पाओगे इतना तेज? तो कुछ बच्चों को लगता है कि रॉकेट को फेंका जाता है इतनी स्पीड से, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं बेटा, रॉकेट थ्रस्ट का रूल फॉलो करता है ना, एक्शन रिएक्शन। रॉकेट लगातार धरती के एटमॉस्फेयर को झटका देता रहता है और रॉकेट ऊपर निकल जाता है। आपको लगातार झटका देना नहीं है, आप इस मार्कर को इतना जोर से फेंक दीजिए, मार्कर वापस धरती पे कभी नहीं आएगा। लेकिन आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 सेकंड में मार्कर लगभग 11 किलोमीटर जाए। ठीक है, 11,200 मीटर। तुम मार्कर कितना फेंकोगे? 1 सेकंड में 5 मीटर फेंकोगे, 6 मीटर फेंकोगे? मतलब हमको आइडिया तो नहीं है, लेकिन लगभग इतना ही फेंकेंगे आप 1 सेकंड में। मान लीजिए 10 मीटर फेंक दिए, चलिए 20 मीटर फेंक दिए, बहुत फेंके 20 मीटर फेंक दिए 1 सेकंड में, ज़्यादा फेंक दिए। चलो ठीक है, मान लो तुम 100 मीटर फेंक दिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ना, वेरी वेरी लार्ज। देखो जो चीज़ें आप कर नहीं सकते उसकी दिक्कत नहीं है, बात है कि आप जानते तो हैं एटलीस्ट। समझ में क्या? आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, दूसरे से तीसरा कभी जाएगा? अगर वो एक से दूसरा गया और उसको तीसरा जाना तो वापस पहले घर आना पड़ेगा। सवाल लगा लें एक तो, चलिए। पुराने जमाने के नीट का सवाल है, AIPMT सवाल लिखिए। सरल सवाल है, बहुत सरल है। इन हाइड्रोजन एटम, देखो जब भी हाइड्रोजन एटम दिखे तो आप तुरंत समझेंगे कि ये बोहर मॉडल फॉलो हो जाएगा इस पे, है ना? बोहर मॉडल के नियम इस पे लागू हो जाएंगे। इन हाइड्रोजन एटम, कॉमा लगाइए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? वो सेकंड वाले में होगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेकंड वाले में, है ना? क्योंकि ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, लेकिन एक्साइटेड का मतलब वो पहला एक्साइटेड का मतलब कहाँ गया है? वो सेकंड में गया हुआ है। दूसरा एक्साइटेड का मतलब थर्ड में गया हुआ है। इसको देखो, इसको याद नहीं करना है कि अच्छा एक्साइटेड वाला एक एक्चुअल से कम होगा, ऐसा नहीं याद करना है आपको। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्साइटेड का मतलब होता है ऊपर वाला ऑर्बिट, ठीक है?
द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट। ये सवाल AIPMT का था। कैलकुलेट वर्ड लिख करके ना आपको बेवकूफ़ बना देगा ये। समझ में आ रही क्या? पलटो पन्ना, मत पढ़ो, यही सब करो, पन्ना पलटो मत, एकदम क्या जरूरत है पढ़ाई करने का। टोटल एनर्जी का पॉजिटिव ही काइनेटिक एनर्जी होता है पागलों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, फर्क इतना होता है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का डबल नेगेटिव होती है। प्लस में 3.4 प्लस नहीं प्लस 3.4, हाँ प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर लिख लीजिए प्लस, है ना। आप ऐसे लिखेंगे सेंस, आप क्या लिखेंगे? सेंस। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो निगेटिव होता है टोटल एनर्जी का। तो निगेटिव टोटल कितना दिया हुआ है? -3.4, तो माइनस कितना हो गया? प्लस। अरे या तो टोटल को काइनेटिक का नेगेटिव लिख दो या काइनेटिक को टोटल का नेगेटिव लिख दो, माइनस से गुणाई करना है। हो गया? चलिए अब लिखते हैं आगे। इस टॉपिक का लास्ट आ गया ना, इस टॉपिक का चैप्टर तो अभी है। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। अच्छा ये कहीं लिखना होगा तो कहीं साइड में लिख लेना। आयोनाइजेशन का डेफिनेशन ना लिखा हुआ है, इसको कहीं ऊपर ऊपर कहीं लिख लो ना, आयोनाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो। और ये मेटालिक बॉन्ड है कह रही तो छोड़ दो, कुछ लिखना लिख लो, फिर स्टॉप भी कराता है। हाँ न्यूट्रल एटम था जो कि आयन में कन्वर्ट हो गया। हो गया। छोटे मोटे और एक दो बड़े बड़े इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे, मतलब फेलियर था। बोहर के फेलियर के टाइम पे आपको दो नई चीज़ें समझ में आएंगी। इस टॉपिक में भी आप दो नई चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फेलियर में ना हम लोग 3-4 बातें लिखेंगे। सबसे पहली बात ये कि जब भी हम लोग इस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं तो हर जगह पे जरूरी चीज़ क्या है? हाइड्रोजन एटम। एटम हाइड्रोजन होना चाहिए, फिर हाइड्रोजन के जैसा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके लिए तो ये वैलिड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो फिर ये मॉडल काम नहीं कर रहा था। मतलब बोहर जो थे वो अपने मॉडल को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं बताए, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इनका मॉडल काम कर रहा था, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। दूसरी बात, एटम जो था उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा था, एटम में एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा था, एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा था तो क्या हो रहा था कि वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुक रहा था और उसके बाद वो वापस आ रहा था। तो जब वो वापस आ रहा था तो वो रेडिएशन निकाल रहा था, जिसको आप इमिशन स्पेक्ट्रम बोल रहे थे।
जिसमें आपको ब्राइट लाइंस दिखाई दे रही थी स्क्रीन पर, सही बात है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सिंगल था तब ऐसा हो रहा था। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, मतलब एक ऐसा आइटम जैसे कि सोडियम ले लो, इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो इनमें बहुत सारे लाइंस दिख रही थी, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन क्यों दिख रही हैं। तीसरी बात, ये बात समझ आई ना? अरे मतलब जैसे कि क्या हो रहा था ना कि अगर कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जब एनर्जी ले रहा था तो उसमें हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर वापस नीचे आए, दो लाइन निकलेंगी बाहर, बस में रही क्या? क्योंकि मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन 1 से 4 पे चला गया तो 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है और फिर 1 पे आ सकता है, तो 2-3 लाइन निकलेगी बाहर ना। तो इस बात को नहीं समझा पा रहे थे कि 2-3 लाइन क्यों निकल रही है बाहर, ठीक है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये थी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी, सुनना ध्यान से ना, ये बात ध्यान सुनना, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी, स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन दिख रही थी ना, तुम समझ रहे हो किस लाइन की बात कर रहे हैं? स्क्रीन पे जो सिंगल सिंगल कलर वाली लाइन दिख रही थी, जो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इमिट कर रहा था आते समय, वो वाली लाइन की बात कर रहे हैं। जब उस लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, अलग अलग रखा गया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मैग्नेटिक फील्ड, तो उन लाइंस को जूम करके देखा गया ना, तो उन लाइंस में भी पतली पतले 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 लाइन था, वो लाइन टूट गई थी। बस मेरी का वो लाइन जो थी वो लाइन टूट गई थी। पतली लाइन मतलब कि जैसे कि लाइन तो गाढ़ा सा दिख रहा था ऐसे एक लाइन, लेकिन इसको जूम करके देखा गया तो असल में ये कई पतले पतले लाइंस का कॉम्बिनेशन था। इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बस मेरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी असर पड़ता है। जो रेडिएशन आप जानते हैं ना पूरा गामा से लेकर वहाँ तक, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे तो भी उस पर असर पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे तो भी असर पड़ेगा, वो लाइन टूट जाती है। बस मेरी वो लाइन टूट जाती है। टूटने का मतलब एक सिंगल लाइन है वो कई लाइन में अलग अलग विभाजित हो जाएगी। एक लाइन ऐसे आ रही है वो कई लाइन में टूट जाएगी, टूट करके जाएगी, ऐसा है। बात समझे क्या? तो इन दोनों, एक बार लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया, एक बार मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया तो देखा गया लाइन टूट गई, तो उसको एक इफेक्ट का नाम दे देगा। बोला गया कि अच्छा मतलब कि रेडिएशन जो है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेगा तो वो टूट जाएगा, और यही रेडिएशन अगर मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो भी टूट जाएगा। मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का। तो उसका दो नाम मिला, एक स्टार्क इफेक्ट और एक जीमन इफेक्ट। एक स्टार्क इफेक्ट और एक जीमन इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट आपको जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ पर लिखने के लिए आता है, एक्सप्लेन करना होता है कि दोनों क्या होते हैं। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बोहर का ये फेलियर था। तो अगर आपको ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल लिखने के लिए आया तो आप इस बात को लिख पाएंगे कि बोहर मॉडल का एक ड्रॉबैक था कि वो स्टार्क इफेक्ट, या से TARK, स्टार्क, स्पार्क, P नहीं बोल रहे हैं, T फॉर टॉय, T बोल रहे हैं, स्टार्क। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्टार्क इफेक्ट कौन सा है, जीमन इफेक्ट कौन सा है, आपको हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ड्रॉबैक लिखिए, पहला फेलियर लिखिए, पहला लिखिए, दिस मॉडल वॉज ओनली एप्लीकेबल, दिस मॉडल वॉज ओनली एप्लीकेबल, this model was only applicable for hydrogen like species, hydrogen like species, this model was only applicable for hydrogen like species। ब्रैकेट में लिखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हो गया। अगली बात, ये तो समझ रहे हो ना, ये समझ रहे हो ना कि उनका वो ऐसे बोल पाता, उनका मॉडल ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ट्रू नहीं हो रहा था। हम तुमको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये था ना कि जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तुम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिए ना, सेकंड का भी रेडियस निकाल लिए, थर्ड का भी निकाल लिए। लेकिन जब निकाल लिया ना रेडियस 3 ऑर्बिट का, अरे निकल जाएगा ना भैया 0.529 n² z से। आप z की वैल्यू 1 रख दे, हाइड्रोजन बन गया वो, और n की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, रेडियस निकल जाएगा। तो जब एक ऐसा एटम लिया गया जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके लिए जब सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाला गया तो वो हाइड्रोजन वाले के बराबर नहीं आ रहा था। उनके सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन वाले के बराबर नहीं आ रहा था, थर्ड ऑर्बिट का बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है,
शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, आप धीरे धीरे सब पढ़ेंगे 11-12 मिला करके, ठीक है। तो बेसिकली बोहर का जो मॉडल था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं था, बात में आ रही क्या? इसीलिए वो बोले कि मेरा सिर्फ उन्हीं सिस्टम के लिए वैलिड है जो हाइड्रोजन की तरह होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनको प्रोटॉन वगैरह से दिक्कत इससे ली थी, बोले कि ठीक है लिथियम कोई बना दो, भले लिथियम में प्रोटॉन 6 हो जाए, 3 हो जाए, 3 न्यूट्रॉन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे ना वो देख करके एक्सप्लेन कर रहे थे। बिहेवियर जो था वो ऑब्जर्वेबल था, और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का मतलब मोशन का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे थे, तो बोले एक इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी बात देखिए, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन the presence of multiple spectral lines। मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस को भी इनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। हो गया? वो स्पेक्ट्रल लाइन जो हम आपसे बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, तो कई सारी लाइन निकलेगी, मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। हो गया? तीसरी बात देखिए, इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट, अब हम इसकी बात बताने जा रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्पेक्ट्रल लाइन टूट क्यों जा रही थी छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग ऑफ दिस थ्योरी डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखो जीमन इफेक्ट, ब्रैकेट बंद करो। जीमन एक साइंटिस्ट का नाम था, डज नॉट इन मैग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट, ब्रैकेट बंद करो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में लिखो स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में स्टार्क इफेक्ट। हाँ जी, आप स्टार्क के आर से याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक में आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जीमन में एम आता है तो मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केस में क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइन टूट जा रही थी, जब मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन टूटेंगे उसको क्या बोलेंगे, जीमन इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन टूटेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। बात में आ रही क्या? इन दोनों इफेक्ट के बारे में पूरे 2 सालों में आपको और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। हाँ, चर्चा 2-3 बार और आएगी अभी पूरे आपके 2 साल में, स्टार्क और जीमन क्या होता है। आप ये दोनों नाम कई बार कैसे याद करोगे नहीं पता, बस याद कर लेना, कहीं भी कॉपी पे साइड में ऊपर नीचे जहाँ जो जैसे रहना लिख लो, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। जीमन इफेक्ट कोई पूछेगा क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाती है, मैग्नेटिक फील्ड से जब गुजारते हैं तो हो गया जीमन, और जब स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो भी वो टूट जाती है, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। समझेगा मेरी बात? ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना, समझो जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बात में आ रहा है क्या? अब एक मैग्नेटिक फील्ड में तुम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजारोगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड और उसका भी मैग्नेटिक फील्ड, काटेगा तो नहीं, फोर्स अप्लाई करेगा। बात में आ रही क्या? अरे एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लेकर के आते हो तो चिपकता है तो दूर होता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को काट नहीं सकती है, इसलिए फोर्स लगता है वहाँ पर। बात में आ रही क्या? इसीलिए जीमन इफेक्ट होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ेगा उसके, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारोगे तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ेगा। ठीक है, ये सब बहुत बाद में क्लियर हो ना, बहुत बाद में क्लियर हो। आप जो पढ़ रहे हैं ना वो कई 100 सालों की रिसर्च है ना,
नहीं मैम नहीं आएंगे आज। आज फ्राइडे बेटा, आज फ्राइडे। हो गया, ठीक है, आगे लिखिए, अगला लिखिए। हाँ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It does not explain the uncertainty principle। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आएगी क्या? ये प्रिंसिपल भी आपको पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे भी आप, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली इसके ड्रॉबैक्स और भी बहुत सारे ना, बहुत सारे ड्रॉबैक्स, जैसे कि स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रल लाइन है, उस स्पेक्ट्रल लाइन एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट हो रही थी विदाउट मैग्नेटिक, और मतलब बिना इन दोनों के जब उसको जूम किया जाता था उसके अंदर छोटे छोटे स्पेक्ट्रल लाइन्स थे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोर, ठीक है। मतलब उनकी थ्योरी बहुत सारी जो एक्सप्लेन कर रही थी वो सही एक्सप्लेन कर रही थी, वो गलत नहीं हुआ। देखो ड्रॉबैक और फेलियर में डिफरेंस क्या होता है, मतलब एक चीज़ होता है गलत हो जाना और एक हो जाता है कि हाँ आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बोहर जो भी बोले वो ज़्यादातर बातें सही बोले, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत बोले, क्योंकि बोहर मतलब आज भी पढ़ते हैं, बस मेरे बहुत सारे फॉर्मूले आज भी यूज़ किए जाते हैं। इस पर सवाल आपको बोर्ड में आएगा, बोर्ड का मतलब 11 का जो पेपर देंगे आप उसमें सवाल आएगा, नीट में आता है, जेई में आता है, CUET में आता है, और IIT जैम में आता है, और गेट में आता है, ठीक है। जैसे कि हम जब ये सारी बातें बोलते हैं ना तो कुछ लोगों को लगता है कि गेट वेट के पेपर में नहीं आता है, खाली भौकालबाजी करते हैं। और मैंने कहा गेट के कई सारे अलग अलग पेपर होते हैं, जैसे कि जो बच्चे फिजिक्स से ग्रेजुएशन करते हैं ना, और वो बच्चे गेट फिजिक्स देते हैं, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से करते हैं वो गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर देते हैं, गेट AERS पे देते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं गेट के। तो आप अगर फिजिक्स से करेंगे या केमिस्ट्री से करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन इनमें से कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलते हैं, ऐसा होता है। देखो दुनिया का मतलब जितना हम अभी तक देखे हैं उनमें जितने पेपर है ना, उन सब पेपरों में लगभग 10 से 15% सवाल बहुत बहुत आसान होता है ना, बहुत आसान होते हैं, जिनको कोई बच्चा कर सकता है अगर वो पढ़ा लिखा है कच्चा बार तक अच्छे से, ठीक है। बाकी सवाल जो 90% होते हैं वो सिलेबस के होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन सवाल आपको हर जगह देखने को मिलता है ना। तुमको लगा ये सवाल आया था, इतना आसान सवाल आया था, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे SSC का पेपर तुम दोगे तो उसमें सवाल आता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये सवाल आया था, तो वो सिर्फ एक सवाल आता है 100 में से, बात में आ रही क्या? तो इस प्रकार के सवाल जो होता है, चलिए। तो बस ये था आपका इसका ड्रॉबैक। इसके बाद एक और टॉपिक उसको भी लिखवा ही देते हैं, हालांकि पूछा तो नहीं ज़्यादा, लेकिन लिख लो, ऑर्डर तो लिख लो, हेडिंग लगाओ। बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी, बोहर सोमरफेल्ड इसको लोग ये मतलब इस टॉपिक को लोग बोहर सोमर, ये एक ही में है, ये सोमरफेल्ड एक ही में है, ये एक ही नाम है, सिंगल नाम है सोमरफेल्ड, एक वर्ड है, इट इज़ अ सिंगल वर्ड। सोमरफेल्ड अलग अलग नहीं है, बोहर सोमरफील्ड नहीं है, सोमरफेल्ड, ठीक है। बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी। ये इंसान जो थे ये बोले कि देखिए ऐसा है कि आपको ऊपर ऊपर बता देते हैं, ये बोले थे कि देखिए इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स होते हैं ना वो सिर्फ सर्कुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। और इनके थ्योरी में एक फिगर बनाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लेते हैं भाई, पहले सर्कल बनाओ उसके बाद न्यूक्लियस बनाओ, ठीक है। ये बोले कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, और थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है। आप समझ मेरी बात को क्या बोले थे, मतलब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का, क्या ऐसा नहीं होता है, ये सोमरफील्ड बोले थे कि ऐसा भी पॉसिबल है। सर्कुलर ऑर्बिट सिर्फ स्पेशल केस होता है, अभी आप मैथ्स में पढ़ेंगे, इलिप्स होता है मैथ्स में एक शेप, इलिप्स
आप एलिप्स पढ़ेंगे तो एलिप्स का एक स्पेशल केस सर्कल होता है। एलिप्स के 2 सेंटर होता है। एलिप्स एक ऐसा शेप होता है ना, ऐसा एक सेंटर एलिप्स का यहाँ होता है, फोकस बोलते हैं, एक फोकस यहाँ होता है, और जब ये दोनों फोकस कंबाइन कर जाते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं, तो वो सर्कल बन जाता है। बात समझ रही क्या? इसको और दबाओ तो सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ऐसा बोले थे कौन? सोमरफेल्ड बोले, बोहर सोमरफेल्ड बोले। बोहर थ्योरी को वो और ज़्यादा थोड़ा मॉडिफाई करने का ट्राई किया, बोले कि देखिए ऐसा भी ऑर्बिट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट हैं और नहीं तो क्या, बोहर के पापा थोड़े रहे होंगे। अरे नहीं यार, चलो लिखो लिखो। लिखो as per this theory, as per this theory, as per this theory, the path of an electron, the path of an electron around the nucleus, the path of an electron around the nucleus is an ellipse. Ellipse की spelling ELLIPSE is an ellipse is an ellipse with nucleus at one of its foci. फोकाई का मतलब होता है मोर देन वन फोकस, मोर देन वन फोकस, मतलब फोकस का ये प्लूरल होता है। फोकल पॉइंट आप जानते हैं, फोकस पॉइंट आप जानते हैं ना, लेंस पढ़े हुए आप, तो उसमें फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर 2 फोकस पॉइंट होगा उसको फोकाई बोलते हैं। जैसे रेडियस अगर ज़्यादा है तो उसको रेडियाई बोलते हैं ना। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई होता है, RADI है ना। और वैसे ही फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। तो फोकाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 फोकस है ना, इसलिए फोकाई बोल रहा है। तो वो ये बोल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है वो असल में एलिप्टिकल होता है, ऐसे चपटा, और जो न्यूक्लियस होता है वो इन दोनों में से किसी एक जगह पे होगा, या तो इस फोकस पे, या तो बात एक ही है, या तो इधर बोल लो। ठीक है, न्यूक्लियस एक फोकस पे होगा। ठीक है, आगे लिखिए, उसी में आगे लिखिए, फुल स्टॉप लागे। सर्कुलर ऑर्बिट इज स्पेशल केस, सर्कुलर ऑर्बिट इज स्पेशल केस ऑफ the ellipse. स्पेशल केस ऑफ ellipse। हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो इस थ्योरी के बारे में। देखो इस थ्योरी के बारे में सेकंड पॉइंट लिखने से ज़्यादा आप समझे तो बेहतर है। देखो बोहर क्या बोले, बोहर की पहली बात जिसका बहुत तगड़ा यूज़ किया गया था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसके ऑर्बिट में कंजर्व रहता है, और वो NH/2π होता है, जहाँ पे n क्या होता है? ऑर्बिट का नंबर। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा, इसका मतलब जो भी उसके MVR की वैल्यू आएगी, MVR एंगुलर मोमेंटम होता है ना, जो भी MVR की वैल्यू आएगी वो हमेशा h/2π आएगी। अगर पहले ऑर्बिट की बात करें तो h/2π आएगी, अरे आएगी ना, h/2π आएगी। अगर मान लो मास घटा दें, अगर इस बात को समझो, हम सेकंड वाला पॉइंट लिखवाने से पहले आपको समझाना चाह रहे हैं कि L बराबर MVR आप लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के लिए MVR की वैल्यू h/2π के बराबर होगी अगर हम n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, अगर हम रेडियस को फिक्स मान लें, ऑर्बिट का जो रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस, उसको फिक्स मान लें, और जैसे कि ना ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, थोड़ा फिगर के साथ समझो, तो इसका रेडियस हर जगह बराबर तो है नहीं, हर जगह दूरी अलग अलग हो जाएगी ना अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल हो गया तो। बात समझ रही क्या? वो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों दिए थे? वो असल में ना स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्रेडिंग समझाना चाहते थे। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस ऊपर थोड़ा समझ लो कि ज़रूरी है। तो ये जो न्यूक्लियस है आपका, इस न्यूक्लियस से रेडियस हर जगह बराबर नहीं, मतलब कहीं रेडियस कम, कहीं रेडियस ज़्यादा। अगर रेडियस घटा, अगर रेडियस घट गया तो ये वैल्यू घटनी चाहिए, लेकिन घटेगा नहीं, क्योंकि बोहर बोले थे कि ये कांस्टेंट होता है, कंजर्व रहता है। तो अगर रेडियस घटा है तो इन दोनों में से कुछ को बढ़ना पड़ेगा। बात समझ रही है? इन दोनों में से कुछ को बढ़ना पड़ेगा।
मास और वेलोसिटी आपस में इस तरीके से मतलब आपस में इस तरीके से घटते बढ़ते हैं। मास और वेलोसिटी आपस में इस तरीके का बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग का मतलब कि इस तरीके से एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं जिसकी वजह से ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसके वजह से ये वैल्यू हमेशा h/2 पर ही रहती है। अब मास और वेलोसिटी, जहाँ पर मास और वेलोसिटी एक साथ टर्म आ जाता है, मोमेंटम नहीं बोलना अभी, जहाँ पर मास और वेलोसिटी एक साथ टर्म आ जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि देखो, हम तुमसे ये बात अभी 3-4 दिन पहले बोले थे केमिस्ट्री क्लास में कि आपका मास जितना कम रहेगा आपकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, और आपका मास जितना ज़्यादा रहेगा आपकी वेलोसिटी उतनी कम रहेगी। ये बात है ना। आपका इलेक्ट्रॉन क्यों इतना तेज घूम रहा होता है? क्योंकि उसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ज़्यादा दूरी पर भी होता है क्योंकि मास कम है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मास में क्या, इसीलिए वो न्यूक्लियस के अंदर होता है सिचुएटेड। अगर आपका मास बहुत कम हो जाएगा ना तो आप हवा में उड़ने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर मास और वेलोसिटी का टर्म आ रहा था, तो ये बोले कि देखिए ऐसा है कि रेडियस घट रहा है तो ये दोनों वैल्यूज कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगता होगा कि ये वैल्यू बढ़ जाती होगी और ये वैल्यू हमेशा h/2 ही रहता होगा, ठीक है। अगर वैल्यू जैसे मान लो इस h/2 की वैल्यू जैसे 12 आई ना, रेडियस अगर पहले मान लो रेडियस 6 था तो ये वाली वैल्यू 2 रही होगी, और बाद में रेडियस घट के मान लो 4 हो गया तो इस वैल्यू को बढ़ के 3 होना पड़ेगा ना, तभी तो 12 आएगा आंसर अभी भी। अगर रेडियस और घट गया 3 हो गया तो इसको 4 होना पड़ेगा, अगर रेडियस घट के 2 गया तो इसको 6 होना पड़ेगा, अगर रेडियस 1 हो गया तो इसको 12 होना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू मेरे को हमेशा 12 चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक वैल्यू बढ़ रही होती है तो दूसरी वैल्यू को घटना पड़ता है कब? जब फाइनल आंसर कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी आपस में वेरिएशन शो करते हैं, मास और वेलोसिटी में वेरिएशन होता है, और जब मास और वेलोसिटी में एक दूसरे की वजह से वेरी करते हैं तो वहाँ पे रिलेटिविस्टिक का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका मास घट जाएगा, और अगर आपका मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। बात समझ रही क्या? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपका मास बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी घट जाएगी, और अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका मास घट जाएगा। बात समझ रही क्या? अब क्योंकि मास और वेलोसिटी के टर्म को रिलेटिविस्टिक बोलते हैं, इसीलिए इस मॉडल को रिलेटिविस्टिक मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। बस यही बताने के लिए आपको सारी बात बता रहे थे कि इस मॉडल को, बोहर-सोमरफेल्ड थ्योरी को रिलेटिविस्टिक मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को लिखिए जैसे हम बोल रहे हैं, आप समझ जाएंगे। लिखिए, देखो, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, velocity of an electron in elliptical orbit, varies. Velocity of electron in elliptical orbit varies मतलब बदलना, varies, varies with different path, with different parts लिखो, different part, path मत लिखो, different part लिखो, different part. Velocity of an electron in elliptical orbit varies, आगे लिखो, varies with different part, part, with different part of the orbit, different part of the orbit. फुल स्टॉप लगाइए। this causes variation in mass of moving electron, variation in mass of moving electron. देखो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत तेज होती है ना, आपको पता है बहुत तेज होती है। आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मास, अगर आपको शायद याद हो ना, m बराबर ना, अगर कोई चीज़ v वेलोसिटी से मूव करे तो उसका मास कितना हो जाएगा? m0 होल डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c², ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया जाता है। ये m0 क्या होता है? रेस्ट मास। m0 क्या होता है? रेस्ट, मतलब कोई चीज़ अगर रुकी हो तो उसका रेस्ट मास, मतलब रुके स्टेट में मास कितना होगा, ये होता है m0। और कोई चीज़ चल रही होगी तो ये फॉर्मूला बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ चलेगी तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी और मास घट जाएगा उसका। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास घट जाएगा। बात में आ रही क्या? अरे बोलो। देखो, तुम्हारी वेलोसिटी बहुत तेज नहीं हो सकती ना, तुम्हारी वेलोसिटी बहुत तेज नहीं हो सकती। बहुत तेज का मतलब, देखो, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट ही तब करोगे ना जब v की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो।
v की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा नहीं, v की वैल्यू अगर बहुत कम है ना, अगर मान लो v 0 कर दो, अगर v को 0 कर दें तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो रूट में 1 मतलब 1 ही बचा, मतलब आपका रेस्ट मास आपकी वेलोसिटी के बराबर ही हो गया, मतलब वेलोसिटी वाले मास के बराबर हो गया। हम लोग कितना दे चल सकते हैं, c की वैल्यू यहाँ c स्क्वायर, ध्यान रखना c स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 8 दूनी 16 तो 6 दूनी 12, 10 टू पावर 5 होता है किलोमीटर पर सेकंड ना। अरे 3 का स्क्वायर नहीं करोगे, 3 का स्क्वायर भी तो करोगे 9, 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है, तो 9 इंटू 10 टू पावर 16 हो जाएगा। यहाँ पे 9 इंटू 10 टू पावर 16 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ठीक ठाक रहेगी, तभी तो कट के कुछ आंसर आएगा यहाँ पे। तुम कितना तेज भाग सकते हो, चलो मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड अरे हुसैन बोल्ट भी नहीं दौड़ता इतना, ठीक है, लगभग 9 पॉइंट समथिंग सेकंड लेता है वो 100 मीटर दौड़ने में, वो भी इतना सेकंड लेते हैं ना। तो आप मान लीजिए आप अगर 10 मीटर पर सेकंड दौड़ रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड अगर दौड़ रहे हैं आप, तो अगर आप 10 मीटर पर सेकंड दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड मतलब हुसैन बोल्ट से थोड़ा सा तेज, ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो गया और नीचे 9 गुणे 10 टू पावर 16 है, ठीक है, तो बहुत छोटा हो गया ना 100 उसके आगे, तो ये वैल्यू अभी भी लगभग 0 ही आएगी। डिनोमिनेटर जब बहुत बड़ा होता है तो वैल्यू 0 आती है, लगभग बहुत छोटी आती है ना, मतलब 0.000000000000000 15 जीरो के बाद 1 आएगा, ठीक है। तो 1 में से कुछ बहुत छोटा घटाओगे तो मतलब 1 ही लगभग आंसर आ जाएगा, तो इसका रूट लोगे तो 1 ही आएगा, तो मतलब वेलोसिटी इतनी रहेगी। ये वाली वैल्यू आपका मास असल में तब कम होता दिखाई देगा जब आप बहुत तेज चलेंगे। कितना तेज, जितना तेज इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है बस मेरी क्या, लाइट के स्पीड चलोगे तो मास 0 हो जाएगा। अगर तुम लाइट के स्पीड चलोगे तो रेस्ट मास 0 नहीं होगा, उस समय वेलोसिटी में जो मास होगा वो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आप अगर c के स्पीड चलेंगे तो c बाई सी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, और इन्फाइनाइट हो गया, तो मास नॉट डिफाइन हो जाता है, इन्फाइनाइट मास हो जाता है, बस मेरी क्या, मास नॉट डिफाइन हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये वाला बात आपको थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी के हिसाब से मास वेरी कर रहा है ना, वेलोसिटी के हिसाब से मास वेरी कर रहा है, तो अगर आपका मास बहुत छोटा है तो ही आप बहुत तेज चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना छोटा है तो, बस मेरी क्या। तो जो लोगों का मास निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, उनका वेलोसिटी और मास डिपेंड रहेगा एक दूसरे पे। अरे तुम अगर किसी कार में या प्लेन में चल रहे हो, तुम्हारा मास लगभग उतना ही रहता है ना, बस मेरे के लगभग उतना ही रहता है आपका मास, वेट की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। लिफ्ट में जाओगे तो वेट घट जाता है बढ़ जाता है, हम मास की बात कर रहे हैं। मास नहीं घटता भाई, अगर लिफ्ट में ऊपर नीचे करोगे तो वेट घटता बढ़ता है, मास कांस्टेंट रहता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, है ना। तो या ये वाला फॉर्मूला आप फॉलो नहीं कर पाएंगे ना, मतलब आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बहुत कम है, हमेशा ये चीज़ इसके बराबर ही आ जाएगी लगभग, बस मेरी क्या। जो पार्टिकल ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं उनको रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोलते हैं। हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं, मतलब हम लोग को मास और वेलोसिटी जो है वो आपस में रिलेटिविटी शो नहीं कर सकता कि मास बढ़ाए वेलोसिटी घट जाए, वेलोसिटी बढ़ाए मास घट जाए। हम लोग इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर पाते, ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है मास का, हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, F बराबर m इंटू ए या P बराबर m इंटू वी, मास में आएगा, हम लोग उसे फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो मास और वेलोसिटी जहां पर भी आएगा वहां पे रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट बोल देंगे और इस थ्योरी को बोलेंगे। हाँ क्या लिखो बता दो, क्या लिखो, नहीं समझा मेरे से, बोलो। therefore लिखो भाई, therefore this model is also known as relativistic model of atom। हो गया। इनके में बहुत सारी दिक्कतें थी, इनका मतलब डिस्कार्ड कर दिया गया,
देखो जो फेमस थे आप वो जानते हैं ना, जो फेमस थे उनमें मॉडिफिकेशन हुआ। आप जे थॉमसन को जानते हैं, आप रदरफोर्ड को जानते हैं। रदरफोर्ड की थ्योरी किसकी वजह से डिस्कार्ड हुई? मैक्सवेल की वजह से डिस्कार्ड हुई, है ना। फिर मैक्सवेल के बाद आए कौन? मैक्स प्लैंक, जो कि लाइट के बारे में पैकेट्स मतलब पार्टिकल नेचर बताए। उनके बेस पर बोहर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। फिर उसके बाद उसके भी कुछ ड्रॉबैक निकले। फिर बोहर सोमरफेल्ड थोड़ी सी एक थ्योरी आ गई इलेक्ट्रॉन की इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में। फिर इसके बाद इस थ्योरी का भी एक ड्रॉबैक था, बेसिकली ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्पेक्ट्रल लाइन, फाइन स्ट्रक्चर होता है स्पेक्ट्रल लाइन को, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, हेडिंग लगाइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।